देवराज चौहान नगीना के पास ही रहा, परंतु सोचों में गुमसुम चुप चुप सा रहा। नगीना सब समझ रही थी उसकी उलझन को, और आखिरकार वो कह उठी, जब रवि गावड़े ने मामला खत्म कर दिया तो आप क्यों परवाह करते हैं? गावड़े का अजीब सा व्यवहार मेरी समझ में नहीं आया। वो अतुल को निर्दोष कैसे घोषित कर सकता है? मुझे तो बस इस बात की परेशानी है कि मैं इस मामले को समझ नहीं पाया। देवराज चौहान बोला, भूल भी जाओ इस मामले को आप। गावड़े की तरह सब कुछ खत्म कर दो। 3 दिन और बीत गए। देवराज चौहान नगीना के पास ही था। जगमोहन के वापस लौटने में अभी 3-4 दिन और बाकी थे। उस दिन देवराज चौहान नगीना के साथ बैठा टीवी पर फिल्म देख रहा था। दिन के 12 बज रहे थे। किचन में नौकरानी लंच की तैयारी कर रही थी। इस मामले की बातें उसके दिमाग से हल्की होने लगी थी। तभी उसका फोन बजा, और एक बार बजकर बंद हो गया। मिस्ड कॉल। देवराज चौहान ने चेक किया फोन। मिस्ड कॉल को देखा। अगले ही पल सीधा होकर बैठ गया। आंखें सिकुड़ गई। यह देखकर नगीना ने फौरन टीवी बंद करके पूछा, क्या बात है? ये नंबर शानू का है। देवराज चौहान कह उठा, उसने मिस्ड कॉल दी है। क्या वो जिंदा है? नगीना के होंठों से निकला, या उसका फोन किसी के पास है? अगर वो जिंदा है तो सवाल ये खड़ा होता है कि उस दिन से अब तक मुझे फोन क्यों नहीं किया? अगर वो मर चुकी है और उसका फोन किसी और के हाथों में चला गया तो फिर कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फोन पर आई शानू की मिस्ड कॉल पर वापस फोन किया और फोन कान से लगा लिया। अगले ही पल देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। बोला, स्विच ऑफ आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? नगीना बोली, इसका क्या मतलब है कि आपको मिस्ड कॉल देकर फोन बंद कर दिया गया? देवराज चौहान और नगीना की नजरें मिली। कुछ बात तो है। शानू की मिस्ड कॉल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। नगीना ने गंभीर स्वर में कहा, शानू का नंबर किस फोन कंपनी का है? देवराज चौहान ने बताया, तो आप फोन कंपनी से पता करें कि शानू के फोन की लोकेशन क्या है। बेशक उसके फोन का स्विच ऑफ ही सही, परंतु ये तो पता चल जाएगा कि जब उसका फोन ऑन था तब मुंबई के कौन से हिस्से में था। फोन कंपनी चाहे तो ये भी बता सकती है कि इलाके की कौन सी सड़क पर तब फोन मौजूद था। शायद इससे कोई फायदा मिले। कोशिश करके देख लेने में कोई हर्ज नहीं, देवराज चौहान ने कहा, और सोहनलाल को फोन करके मिलने को कहा और जगह तय कर ली गई जहां मिलना था। अगला दृश्य। छानबीन करने और पता करने के बाद देवराज चौहान और सोहनलाल ने मोबाइल फोन कंपनी के कर्मचारी अजय वासन को पकड़ा, जो कि उसी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। मुझे अपनी बहन को ढूंढना है, देवराज चौहान ने अजय वासन से कहा। वो 3 दिन से घर से लापता है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। उसका फोन भी बंद है, लेकिन 2 घंटे पहले उसकी मिस्ड कॉल आई मेरे फोन पर। मैं जानना चाहता हूं, जब मेरी बहन ने मिस्ड कॉल दी तब फोन किस इलाके में एक्टिव था? ऐसी कोई समस्या है तो पुलिस के पास जाओ, अजय वासन ने कहा। पुलिस कहती है खुद ही अपनी बहन को ढूंढो। जब खबर मिल जाए तो उन्हें बताएं, तब वो एक्शन लेगी। सॉरी, ये कस्टमर की व्यक्तिगत जानकारी है, ये हम बता नहीं सकते। मुझे अपनी बहन को ढूंढना है, बड़ी मेहरबानी होगी अगर। सॉरी सर, अजय वासन हाथ खड़े करने वाले अंदाज में बोला। मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए तो ये मामूली सी बात है, इस बात का पता लगाना कि जब मिस्ड कॉल दी गई तो फोन कौन से इलाके में था। कंपनी के नियम के हिसाब से इस बात की जानकारी सिर्फ पुलिस को दी जा सकती है, वासन ने स्पष्ट कहा। वो तो ठीक है, परंतु हम। तभी खामोश बैठा सोहनलाल कह उठा, नोट कितने लोगे वासन साहब? क्या मतलब? हमने जो पूछा है वो पता लगाकर बताने का, कितना पैसा लोगे? मैं सीधी बात कर रहा हूं।
लेकिन 10,000? सोहनलाल शांत अंदाज में मुस्कुराया। ये आप क्या कह 20,000? वासन ने बेचैनी से पहलू बदला। 30,000? वासन ने गहरी सांस ली, दोनों हाथ चेहरे पर फेरे, फिर धीमे स्वर में बोला, लाओ। 30? सोहनलाल ने रकम पक्की की। हाँ। देवराज चांद ने जेब से 500 के नोटों की गड्डी निकाली और उसमें से 30,000 गिनकर वासन को दिए। वासन ने नोट जेब में डाले और उठते हुए बोला, इसी केबिन में बैठे रहिए जब तक मैं वापस नहीं आता। कहकर वो केबिन से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। 1.5 घंटे बाद अजय वासन वापस लौटा और कह उठा, आपकी बहन मॉरिशस में है। मॉरिशस? देवराज चांद के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। सोहनलाल भी संभल कर बैठ गया। हाँ। वासन अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, जो नंबर आपने दिया है उस नंबर को हमने चेक किया। इस वक्त वो नंबर बंद कर रखा है। 2.5 घंटे पहले वो नंबर एक्टिव हुआ था और उससे मुंबई के एक नंबर पर कॉल की गई थी, परंतु बात नहीं हुई और वो नंबर फिर बंद कर दिया गया। जब उस फोन से कॉल की गई तब वो नंबर मॉरिशस के जॉर्ज पंचम रोड पर एक्टिव था। जॉर्ज पंचम रोड? सोहनलाल कह उठा। आपको पक्का यकीन है ना कि वो नंबर इस वक्त मॉरिशस में ही? मिस्टर, मशीन झूठ नहीं बोलती, वासन ने मुस्कुरा कर कहा। और मैंने आपको यह भी बता दिया है कि जब आपकी बहन ने आपको फोन किया तब वो मॉरिशस की जॉर्ज पंचम रोड पर थी। देवराज चौहान और सोहनलाल कंपनी के ऑफिस से बाहर आ गए। क्या कहते हो? सोहनलाल सोचों में डूबा कह उठा। शानू का फोन मॉरिशस पहुंच गया है तो मुझे पूरा यकीन है कि फोन शानू के पास ही है और वह जिंदा है। तो उसने तुम्हें दोबारा फोन क्यों नहीं किया उस दिन के बाद? मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। शानू का फोन अगर मुंबई में ही कहीं होता तो तब मैं सोच सकता था कि शानू के मौत के बाद फोन किसी के हाथ लग गया, परंतु फोन का मॉरिशस पहुंच जाना इस बात की पुष्टि करता है कि शानू जिंदा है और मॉरिशस में है। पर वो वहां कैसे पहुंच गई? कई पल दोनों चुप रहे। अब क्या करना है? सोहनलाल ने खामोशी तोड़ी। मॉरिशस चलेंगे, मॉरिशस चलेंगे, देवराज चौहान बोला। नगीना भी साथ चलेगी, वहां हमें शानू को ढूंढना होगा। पर मैंने तो शानू को देखा तक नहीं, नगीना भाभी ने भी नहीं देखा, तो कैसे? मैं तुम दोनों को शानू का हुलिया बारीकी से समझा दूंगा। रवि गावड़े का उस दिन के बाद फोन आया जब वो तुमसे मिला? सोहनलाल ने पूछा। नहीं, उस दिन के बाद इस मामले पर मुझमें और रवि गावड़े में कोई बात नहीं हुई। तुमने बताया था कि शानू ने तुम्हें तस्वीर दिखाई थी जिसमें वो और सारंगल थे। तो क्या पता वो तस्वीर उसके घर पर हो। वो तस्वीर मिल जाए तो शानू को मैं और नगीना भाभी आसानी से पहचान लेंगे, सोहनलाल ने कहा। शानू के घर का एक चक्कर लगा लेते हैं, वो तस्वीर। ठीक है, चलो। उसके घर के दरवाजे का ताला खोलने के लिए कुछ है तुम्हारे पास? देवराज चौहान ने पूछा। उसकी फिक्र मत करो, कहीं से साइकिल के रिम वाली तार का टुकड़ा ले लेते हैं, 10 सेकंड में ताला खोल लूंगा। अगला दृश्य। मॉरिशस। समुद्र की गहराइयों से निकला जमीन का छोटा सा टुकड़ा जो कि हिंदुस्तान के बेहद करीब है। मॉरिशस में बहुत कम आबादी है। मछली समुद्र से पकड़ना वहां का मुख्य धंधा है, परंतु मॉरिशस की अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग पर ही निर्भर है। कदम कदम पर होटल बने दिख जाते हैं। वहां आने वाले मेहमानों को सिर आंखों पर बिठाया जाता है क्योंकि उन्हीं की कमाई से मॉरिशस की सरकार टिकी हुई है। पर्यटक आते हैं तो होटलों में ठहरते हैं, टैक्सियों में घूमते हैं, नावों किश्तियों में सैर करते हैं, शहर की विभिन्न जगहों पर खाने खाते हैं। उनका खर्च किया पैसा मॉरिशस के लोगों के काम आता है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। देवराज चौहान, नगीना और सोहनलाल एयरपोर्ट से निकलकर टैक्सी पर जॉर्ज पंचम रोड की तरफ चल पड़े। टैक्सी ड्राइवर से कहा कि जॉर्ज पंचम रोड के पास किसी होटल में चलो। जॉर्ज पंचम रोड तो सर होटलों से भरी हुई है।
टैक्सी ड्राइवर ने कहा। वो कैसे? मॉरिशस की मुख्य आकर्षण का केंद्र है जॉर्ज पंचम रोड। वहाँ हर तरफ आपको होटल ही दिखेंगे और वहाँ पर मॉरिशस का मुख्य बाजार है जहाँ दुनिया के हर देश की चीज़ें मिल जाती हैं। उस बाजार में सुबह 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रौनक रहती है, ड्राइवर ने बताया। तो हमें जॉर्ज पंचम रोड पर ही उतार देना, होटल हम खुद तलाश कर लेंगे, देवराज चौहान ने कहा। अगला दृश्य। टैक्सी वाले ने उन्हें जॉर्ज पंचम रोड पर छोड़ दिया। सोहनलाल ने अपना बैग कंधे पर लटका लिया और देवराज चौहान ने भी बैग कंधे पर लटका लिया। नगीना जीन्स की पैंट और टॉप में थी, बाल पीछे को बांध रखे थे। तीनों इस वक्त जॉर्ज पंचम रोड की रौनक देख रहे थे। हालांकि दोपहर का वक्त था, परंतु अभी भी बाजार में काफी लोग दिख रहे थे। अधिकतर विदेशी ही थे। समुद्री वातावरण होने की वजह से मॉरिशस का मौसम भी बढ़िया रहता था। ठंडी हवाओं की वजह से धूप का असर भी कम हो जाता था। वो तीनों बाजार में बढ़ते चले गए और बाजार में ही बने होटलों को भी देखते जा रहे थे। जॉर्ज पंचम रोड 250 मीटर लंबी सड़क का नाम था और वहां होटल और दुकानें ही नजर आ रही थी। मॉरिशस आने वाला जॉर्ज पंचम रोड पर जरूर घूमता और खरीदता था। मॉरिशस की बड़ी रौनक थी ये रोड। आधे घंटे में ही उन्होंने अपने लिए होटल ढूंढ लिया। 2 कमरे लिए गए, एक सोहनलाल के लिए, दूसरा अपने लिए। सोहनलाल अपना बैग अपने कमरे में रखकर उनके कमरे में आया। हाथ में तस्वीर दबी थी जो कि उन्हें शानू के फ्लैट से मिल गई थी। ये वही तस्वीर थी जो शानू ने देवराज चौहान को दिखाई थी। इसमें शानू के साथ सारंगल भी था। सोहनलाल तस्वीर नगीना के सामने करता बोला, अच्छी तरह देख लो भाभी, इस लड़की को यहाँ ढूंढना है। सोहन भैया, तस्वीर को देखने की जरूरत नहीं है, अब मैंने पहले ही अच्छी तरह देख ली है, नगीना बोली। जॉर्ज पंचम रोड के बाजार में शानू उस वक्त मौजूद रही होगी जब उसने मुझे मिस्ड कॉल दी। यह भी हो सकता है कि वो पास के किसी होटल में ठहरी हो। नगीना जी, तुम ये तस्वीर ले लो और होटलों से पूछताछ करो तस्वीर दिखाकर। सावधानी से काम करना कि कहीं शानू को पता न चल जाए कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। मैं अभी तक नहीं जानता कि मामला क्या है, परंतु परंतु शानू ने फोन पर मुझसे कहा था कि वो सब कुछ जानती है और मुझे बुलाया था मिलने के लिए। जो भी हो, ये तो पक्का है कि वो 438 करोड़ के बारे में, इस मामले के बारे में सब कुछ जानती है। उसे देख लिया जाए तो उसका पीछा किया जाए, उसका ठिकाना देखा जाए, मुझे खबर दी जाए, तब जो करना होगा मैं हालात देखकर करूंगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। उस फोन के बाद शानू का एकाएक गायब हो जाना, उसका फोन बंद हो जाना, फिर कई दिन बाद मुझे मिस्ड कॉल आना और फिर फोन बंद हो जाना, ये सब उलझी हुई बातें हैं। उसका मॉरिशस में होना, बहुत कुछ जानना पूछना है उससे। क्या पता वो किसी के दबाव में हो। अतुल के? सोहनलाल बोला, सारा चक्कर तो उसी का है। एक बार शानू से बात हो जाए उसके बाद फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। वक्त बर्बाद न करके हमें होटल से बाहर निकलकर शानू की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। अगला दृश्य। 2 दिन बीत गए। देवराज चौहान, नगीना, सोहनलाल की भागदौड़ जारी थी। शानू की तलाश में वो सुबह से अलग अलग शुरू होते और शाम तक लगे रहते। देवराज चौहान और सोहनलाल दिन भर जॉर्ज पंचम रोड के बाजार को देखते रहते। हर जवान युवती को वो चेक करते। शानू की तलाश में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। तीसरे दिन नगीना को एक होटल में कामयाबी मिली। रिसेप्शन पर तस्वीर दिखाते ही रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ये मैडम शानू है, जो कि 212 नंबर कमरे में ठहरी हैं। 1 सप्ताह से यहाँ हैं और अपने पति के इंतजार में हैं, जो कि आज यहाँ आने वाले हैं। पति के बारे में पूछने पर नगीना को रजिस्टर देखकर बताया गया कि पति का नाम राजन सारंगल है। ये बड़ी खबर थी। नगीना ने पूछा कि मैडम शानू इस वक्त अपने कमरे में हैं, तो बताया गया घंटा भर पहले होटल की कार उन्हें बीच पर छोड़ आई है। नगीना फौरन होटल से बाहर निकली और देवराज चौहान को फोन करके बताया उसे एक कामयाबी मिल गई है, उसने शानू को ढूंढ निकाला है। 20 मिनट बाद देवराज चौहान और सोहनलाल नगीना से मिले। नगीना ने सारी बात उन्हें बता दी। सब कुछ सुनकर देवराज चौहान और सोहनलाल की नजरें मिली। ये सारंगल सारंगल कहां से बीच में आ गया? सोहनलाल कह उठा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता दिखने लगी।
कहीं सारा खेल सारंगल तो नहीं खेल रहा? नगीना बोली। हम ऐसा नहीं कह सकते, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में बोला, क्योंकि अतुल ने मेरे हवाले नकली सारंगल किया था, सुरेश पलांडे को मेरे हवाले किया था। बहुत बातें हैं जिनका जवाब हमें अभी जानना है, और सीधे सीधे सारंगल या शानू कुछ भी बताने से रहे। सारंगल अभी तक मॉरिशस पहुंचा नहीं है, वो आज आने वाला है। शानू 1 सप्ताह से यहां रहकर सारंगल का इंतजार कर रही है। कितना नंबर कमरा है उसका? पाम होटल में 212 नंबर, नगीना ने बताया। मैं कहीं से माइक्रोफोन का इंतजाम करता हूं, उनके कमरे में लगाया जा सके और हम उनकी बातों को सुनकर असल मसले के करीब पहुंचने की चेष्टा कर सकें। माइक्रोफोन का इंतजाम यहां कैसे होगा? पैसा देकर क्या चीज हासिल नहीं की जा सकती? मॉरिशस से मैं माइक्रोफोन हासिल कर लूंगा। इस वक्त दोपहर का 1 बजा है। सारंगल कभी भी आ सकता है। उससे पहले हमें माइक्रोफोन 212 नंबर कमरे में लगाना होगा। शानू बीच पर गई है, क्या उसे वहां ढूंढे? यहां चारों तरफ बीच है, पता नहीं वो किस तरफ गई है। बेहतर होगा कि पाम होटल के आसपास रहकर ही उसके आने का इंतजार करो। वो तुम दोनों को नहीं पहचानती, इसलिए नजर रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। रवि गावड़े को फौरन मॉरिशस बुलाना होगा। सारंगल यहाँ है तो रवि गावड़े को भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि नई बातें सामने आने वाली हैं। कहने के साथ ही देवराज चांद ने फोन निकालकर रवि गावड़े को मुंबई फोन किया। दूसरी तरफ बेल गई, फिर गावड़े की आवाज आई। हेलो गावड़े, मैं देवराज चौहान। ओह, कैसे हो? सारंगल मिला? नहीं, सारंगल की कोई खबर नहीं मिली। खान ने सारंगल को काफी ढूंढा। सारंगल से मिलना है तो फौरन मॉरिशस पहुंचो। मॉरिशस? क्या सारंगल वहां है? रात तक पहुंच जाओगे? जरूर, सारंगल से मिलने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं देवराज चौहान। साथ में अतुल को भी लेते आना, पर उसे मत बताना कि मामला क्या है। नहीं बताऊंगा, पर तुम अभी भी सोच रहे हो कि अतुल का इस गड़बड़ में हाथ है, जबकि खान कहता है कि अतुल के साथ तुरंत मॉरिशस आ जाओ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने उस होटल का नाम बता दिया जिसमें वो ठहरा था। इस होटल में आ ठहरना और मुझे फोन करना, कहकर देवराज चौहान ने फोन बंद किया। नगीना और सोहनलाल की निगाह उन पर थी। तुम दोनों पाम होटल पर निगाह रखो, शानू के आने का इंतजार करो, मैं माइक्रोफोन का इंतजाम करता हूं। अगला दृश्य। शाम 4 बजे देवराज चौहान लौटा। नगीना और सोहनलाल उसे पाम होटल के बाहर ही मिल गए। शानू लौटी? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, नगीना बोली, 15 मिनट पहले मैं होटल के रिसेप्शन से भी पता कर आई हूं। ये अच्छी बात है। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़े लिफाफे को खोलकर उसमें से नींबू के साइज का काले रंग का माइक्रोफोन निकाला और नगीना को देते कहा, इस माइक्रोफोन को शानू के 212 नंबर कमरे में लगाना है। मैं अभी ये काम पूरा कर देती हूँ। नगीना ने माइक्रोफोन लिया। कुछ नोट भी मुझे दे दो, भीतर देने पड़ सकते हैं। देवराज चौहान ने 500 की गड्डी निकालकर उसे देते हुए कहा, मॉरिशस में इंडिया की करेंसी चलती है। इससे पहले कि शानू आए तुम ये काम निपटा दो। नगीना तुरंत होटल की तरफ बढ़ गई। कमरे में होने वाली बातें हम माइक्रोफोन द्वारा कैसे सुन सकते हैं? देवराज चौहान ने लिफाफे में से छोटा सा ट्रांसमीटर जैसा यंत्र निकालकर दिखाया। उसे ऑन किया और सोहनलाल को थमाता कह उठा, माइक्रोफोन नगीना के पास है, वो जिससे भी बात करेगी तुम इस पर सुन सकोगे। माइक्रोफोन के 150 मीटर के दायरे में इस यंत्र से स्पष्ट बातें सुनी जा सकती हैं, देवराज चौहान ने कहा। उस यंत्र से तभी नगीना की आवाज आई। वो किसी से बात कर रही थी। माइक्रोफोन के दम पर हम क्या जान पाएंगे? पता नहीं, परंतु हम शानू और सारंगल की बातों को सुनकर आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि उनके बीच चल क्या रहा है। वो दोनों मॉरिशस में कर क्या रहे हैं। सारंगल आज मॉरिशस पहुंच रहा है तो जाहिर है उनके बीच काफ़ी बातें होंगी। मेरे ख्याल में हम 438 करोड़ के मामले के बारे में काफ़ी कुछ जान लेंगे। वो ज़रूर इस बारे में बात करेंगे। अगला दृश्य। रात के 8 बज रहे थे। अंधेरा घिर चुका था।
शानू पाम होटल के 212 नंबर कमरे में मौजूद थी। वो खुश थी और चेहरे पर जैसे स्थायी मुस्कान फैली हुई थी। उसने निकर और स्कीवी पहन रखी थी, बाल पीछे की तरफ उड़ती चिड़िया की भांति बांध रखे थे, चेहरे पर जबरदस्त मेकअप कर रखा था और वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। रह रहकर वो गुनगुना रही थी। अभी वो टेबल पर शैंपेन की बोतल बर्फ के बीच लगाकर हटी थी और 2 गिलास वहां रखे थे। उसने घड़ी में देखा और बुदबुदा उठी। वो आ रहा होगा, पहुंचने वाला होगा। कमरे में हल्की मध्यम से इंग्लिश म्यूजिक की धुन चल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल रोमांटिक था और ऊपर से शानू की खूबसूरती ने कसर पूरी कर दी थी। ऐसे शानदार माहौल में खूबसूरत युवती आपके इंतजार में हो तो कहना ही क्या। सब कुछ अपने आप ही रंगीन होता चला जाता है, उदास मन भी सुकून से भर जाता है। तभी कॉल बेल बजी। शानू का चेहरा और भी खिल उठा। उसने दौड़कर दरवाजा खोला। दरवाजे पर मुस्कुराता हुआ सारंगल खड़ा था। पीछे वेटर सूटकेस लिए हुए खड़ा था। वेटर को देखकर शानू संभली। वेटर सूटकेस रखकर चला गया। सारंगल ने दरवाजा बंद किया। वो भी खुशी से मुस्कुरा रहा था। ओह माय डियर हस्बैंड, शानू ने कहा और झपट कर उससे आ चिपकी। सारंगल ने हंसकर उसे बाहों में भर लिया। कैसी हो? सारंगल ने प्यार से पूछा। तुम्हारे इंतजार में 1 सप्ताह से अकेले बोर हो रही थी। मैं आ गया, सारंगल ने हंसकर कहा। सब काम निपट गए? शानू ने पूछा। सब कुछ ठीक हो गया, सारंगल ने कहा। आओ, मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए ठंडी शैंपेन तैयार कर रखी है। अब तुम मेरे हस्बैंड हो, पति हो। मैंने मुंबई में तुमसे शादी कर ली थी। तुम भूल तो नहीं गए प्यारे हस्बैंड? कैसे भूल सकता हूं? सारंगल हंसते हुए आगे बढ़ा और सोफे पर जा बैठा। तुमसे तो मैं कब का शादी कर लेता, परंतु मेरी बीमार पत्नी सलामत थी। उससे फुर्सत मिली तो अगले ही दिन तुमसे शादी कर ली। शानू भी सोफे पर आ बैठी। शैंपेन की बोतल खोली, गिलासों में डाली और एक गिलास सारंगल को दिया। दूसरा खुद थामा और गिलास वाला हाथ आगे बढ़ाकर बोली, यर्स, हमारी जीत की खुशी में। यर्स। सारंगल ने हाथ आगे बढ़ाकर गिलास टकराया। हमारे पति पत्नी बन जाने की खुशी में। मैंने तुम्हें हमेशा ही दिल से चाहा है, सच्चे मन से प्यार किया। मैं हर वक्त तुम्हें अपने पास देखना चाहता था। तुम्हारा सपना पूरा हुआ प्यारे हस्बैंड, शानू ने शोक स्वर में कहा और घूंट भरा। सारंगल आधा गिलास एक ही सांस में खाली करके बोला, मुंबई अब पीछे छोड़ दी। अब हमारी नई दुनिया शुरू होगी, तुम और मैं, साथ में ढेर सारी दौलत। इतना मजा आएगा शानू। मैं हर सुबह हर वक्त तुम्हें अपने करीब देखा करूंगा। मैं भी यही सोचकर रोमांचित हो जाती हूं कि अब हम इकट्ठे रहेंगे। कितना सुहावना दौर शुरू होगा अब। तुमने सबको हरा दिया, एक से एक खूबसूरत चाल खेली। कई बातें तो अभी तक मुझे भी नहीं पता, क्योंकि तुम इस सारे काम में बहुत व्यस्त थे, मुझे बता ही नहीं सके। क्या जानना चाहती हो तुम? सब कुछ। कैसे तुमने? मैं तुम्हें शुरू से बताता हूं ताकि तुम्हें कोई बात पूछनी ना पड़े, तारंगल ने मुस्कुराकर कहा और एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। तभी शानू ने उठकर उसका गिलास पुनः भर दिया। तारंगल बोला, यह मामला बहुत खतरनाक था शानू, क्योंकि इसमें ड्रग्स किंग रवि गावड़े शामिल था। परंतु मैं कब से बड़ी दौलत पर हाथ मारने की सोच रहा था। जुल्का, लोकेश, महमूद, विरमानी, बख्शी मेरे नीचे काम करते थे, मेरे साथ काम करते थे, और उन सबको मैं अपने साथ पहले ही मिला चुका था कि 438 करोड़ की दौलत में से सबको बराबर का हिस्सा दूंगा। इतनी बड़ी दौलत मिलने की सोचकर वो मेरे साथ देने को तैयार हो गए, और वो वक्त भी आया जब मुझे 438 करोड़ की रकम लेने जाना था। लेकिन मैंने उस दिन सोच लिया था कि उन 438 करोड़ को मैंने अपना बना लेना है। मेरे कहने पर जुल्का अतुल के ऑफिस में गई और वहां माइक्रोफोन लगा दिया ताकि मैं सुनता रहूं कि अतुल किससे क्या बात करता है। उसी दिन दोपहर को पार्टी ने डॉलरों में पेमेंट दी। अमेरिकन डॉलर 8 करोड़ 76 लाख डॉलर। 6 सूटकेसों में बंद 8 करोड़ 76 लाख डॉलर वैन में रखे मैं लाया और रास्ते में ही अपने साथ के लोगों को बहाने से उतारा और वैन लेकर खिसक गया।
जगह मैंने पहले से ही तैयार कर रखी थी कि ये दौलत कहाँ रखनी है। वहाँ मैंने सारा पैसा रखा और रात 11 बजे तुम्हारे पास पहुँच गया और सुबह मुझे तुम्हारे पास से अतुल ने पकड़ लिया। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। लोकेश, महमूद, विरमानी, जुल्का मेरे साथी बन चुके थे, इसलिए मुझे कोई डर नहीं था। मैं निश्चिंत था कि जब भी खतरे में पड़ूंगा वो मुझे बचा लेंगे, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था और पैसा मेरे पास था। बख्शी को एक दिन पहले ही मैंने इटली भेज दिया था कि वो रवि गावड़े को वहीं का वहीं खत्म कर दे, क्योंकि रवि गावड़े के नहीं रहने के बाद अतुल मेरा कुछ नहीं कर सकता था। जरूरत पड़ती तो मैं अतुल को भी साफ करवा देता। वेरी गुड, शानू तारीफ भरे स्वर में कह उठी। परंतु अतुल ने तुम्हारे बदले सुरेश पलांडे को कैसे देवराज चौहान के हवाले कर दिया? अतुल ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? सारंगल हंस पड़ा, फिर बोला, मेरे साथी मेरे साथ थे तो ये काम मामूली रहा। अतुल ने मुझे पकड़कर मेरा मुंह खुलवाना चाहा कि पैसा कहाँ है। तब मेरे ही सब साथियों को अतुल ने आस पास में रखा। मन ही मन में मजे लेता रहा, चुप रहा। मुझे सिर्फ उस वक्त का इंतजार था कि बख्शी रवि गावड़े को इटली में खत्म कर दे। रवि गावड़े खत्म हो जाता, फिर सब कुछ आसान हो जाता। 2 दिन बाद अतुल का फोन आया कि लोकेश को कि सारंगल को देवराज चौहान के हवाले करना है। तो जुल्का ने फौरन योजना तैयार कर ली और सुरेश पलांडे, जो कि ड्रग्स लाने ले जाने का काम करता था, 50 करोड़ की ऑफर देकर पलांडे को अपनी तरफ मिलाया। उसे सब कुछ समझाकर तैयार किया। जुल्का ने उससे कहा कि उसे देवराज चौहान के पास से छुड़ा लिया जाएगा 2-3 दिन में। देवराज चौहान के सामने उसने सारंगल बनकर रहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देवराज चौहान मुझे नहीं पहचानता था। ऐसे में अतुल गलत आदमी देवराज चौहान को देता तो सारा शक उस पर ही जाता, और ऐसा हुआ भी। देवराज चौहान अभी तक उस पर शक कर रहा है। जुल्का ने यह कैसे सोच लिया कि अतुल तुम्हारे बदले सुरेश पलांडे को देवराज चौहान के हवाले कर देगा? सबने मिलकर प्लानिंग तैयार की थी। जुल्का ने एक जैसी 2 कमीजें खरीदी, एक मुझे पहना दी और दूसरी सुरेश पलांडे को पहनाकर वहीं पर छिपा दिया। सेहत कदकाठी में पलांडे मेरे जैसा ही है। अतुल आया मुझे ले जाने के लिए। अतुल ने बताया कि देवराज चौहान किसी जगह उसका इंतजार कर रहा है। सारंगल को उसके हवाले करना है ताकि उसके पास मैं जिंदा रह सकूं। अतुल को जाने क्यों महसूस हो रहा था कि उसके और लोग भी मेरे साथ मिले हुए हैं। बहरहाल विरमानी ने अतुल के सामने ही मेरे चेहरे पर काली नकाब डाल दी। अतुल ने पूछा कि नकाब क्यों डाली जा रही है, तो विरमानी बोला, इसलिए कि मैं रास्ते में गड़बड़ करने का प्रयास न करूं। जब मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं तो गड़बड़ कैसे करूंगा। अतुल ने मुझे बाहर गाड़ियों तक लाने को कहा और बाहर निकल गया। जुल्का जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। तब फुर्ती से मेरे सिर से काली निकाब उतारी और वहां पहले से छिपे पलांडे के सिर पर डाल दी और उसे बाहर ले गए। अतुल तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे बदला जा सकता है। उसने इसी तरह सुरेश पलांडे को देवराज चौहान के हवाले कर दिया। क्या बढ़िया योजना रही। मैं आजाद हो गया। उसके बाद मैं आजाद ही रहा और अपने कामों को अंजाम देता रहा। तब कैसे पता चला कि देवराज चौहान पलांडे के साथ महाबलेश्वर के फार्म में है? मेरे साथियों ने पलांडे को देवराज चौहान के हवाले करने के साथ ही उनका पीछा करने के लिए अपने आदमी लगा रखे थे, क्योंकि हमारा अगला कदम पलांडे को खत्म कर देने का था। तभी तो देवराज चौहान अतुल पर शक करता कि सब कुछ उसी का किया धरा है। पलांडे के मर जाने की स्थिति में वो अतुल को बुलाता, उसकी लाश दिखाता तो अतुल कहता कि वो सारंगल नहीं है, जबकि देवराज चौहान कहता कि उसने उसी को सारंगल कहकर उसे दिया है। अतुल इस बात को नहीं मानता और देवराज चौहान उसकी बात को नहीं मानता। दोनों में लग जाती और ऐसा ही हुआ। वो दोनों मुझे भूलकर एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने लगे। देवराज चौहान का तो यहां तक कहना था कि अतुल ने सारंगल को अपने पास कैद कर रखा है और किसी और को सारंगल बनाकर उसके हवाले कर दिया, जबकि दोनों मेरी चाल का शिकार हुए। दोनों अपनी जगह पर सही थे। जो भी हो, मुझे भरपूर वक्त मिला अपने काम कर जाने का। अतुल ने फोन पर पलांडे से बात की थी और उसका कहना था कि उसने सारंगल से ही बात की। हाँ, सारंगल ने घूंट भरा और मुस्कुराकर कहा, सुरेश पलांडे दूसरे की आवाज की नकल करने में माहिर था। वो लगभग हर किसी की आवाज की नकल कर लेता था। तब पलांडे ने मेरी आवाज बनाकर अतुल से बात की थी।
तभी तो तब उसने बहाने से देवराज चौहान को कमरे से बाहर रहने को कहा था कि अतुल से प्राइवेट बात करनी है। तो पलांडे भी कम नहीं था। 50 करोड़ के लालच में उसने अपना काम बढ़िया किया। शानू मुस्कुराई। हाँ, और जब किराए के कुछ लोगों को मैंने सुरेश पलांडे की तस्वीर दिखाकर फार्म हाउस पर उसे मारने भेजा, तो पलांडे ने सोचा जुल्का ने उसे छुड़ाने के लिए आदमी भेजे। वो सामने आ गया और आसानी से मारा गया। उसके बाद देवराज चौहान और अतुल की आपस में ठन गई। दोनों तगड़े गलतफहमी या फिर कह लो कि मेरी योजना का शिकार बन गए। अतुल ज्यादातर अपने ऑफिस में रहता और मैं माइक्रोफोन से उसकी बातें सुनता रहता। जुल्का को मैंने जानबूझकर तुम्हारे फ्लैट पर भेजा क्योंकि देवराज चौहान ने अतुल से तुम्हारा पता लिया था और मैंने ये बात माइक्रोफोन द्वारा सुन ली थी। उसने तुम्हें बेहोश करके अलमारी में बंद कर दिया और खुद शानू बनकर देवराज चौहान से मिली और पलांडे की तस्वीर को उसने मेरी तस्वीर कहा। ऐसा इसलिए किया गया कि देवराज चौहान भ्रमित हो जाए। अगर वो जुल्का की बात को सच मान लेता तो इस मामले से पीछे हट जाता। मुझे मरा पाकर ये मेरे लिए फायदेमंद होता। तब देवराज चौहान को तसल्ली भी हो गई थी, परंतु मोहित ने सारा खेल खराब कर दिया। वो देवराज चौहान पर नजर रखने का काम कर रहा था, परंतु देवराज चौहान के हाथों में पड़ गया। देवराज चौहान ने मोबाइल पर खींची पलांडे की तस्वीर उसे दिखाई तो उस बेवकूफ ने सच कह दिया कि वो सुरेश पलांडे है, सरंगल नहीं। मोहित ज्यादा कुछ जानता नहीं था कि मामला क्या है। बाद में मैंने डैनी के हाथों मोहित को खत्म करवा दिया था, परंतु देवराज चौहान दोबारा तुमसे मिलने पहुंचा कि तुमने उस तस्वीर वाले को सारंगल क्यों कहा, परंतु तब तुम उसे वहां मिल गई। तुमने उसे बताया कि वो जुल्का थी। ऐसे में देवराज चौहान समझ गया कि जुल्का काफी कुछ जानती है, तो वो सीधा अतुल के पास पहुंचा। सारी बात उसे बताई तो अतुल उसे जुल्का के पास ले गया। अतुल के ऑफिस में होने वाली सारी बातें तो मैं सुन रहा था। ऐसे में मैंने लोकेश को फोन कर दिया कि जुल्का को खत्म करना मजबूरी है। देवराज चौहान और अतुल उससे पूछताछ करने आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जुल्का को खत्म कर दिया। बहुत अच्छी चाल चली तुमने। ऐसे में तुम्हारा एक साथी भी कम हो गया। हाँ, उन सबको मैंने खत्म करना ही था। उन्हें पैसा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। उनसे मैंने जो काम लेना था वो ले लिया था। वो जिंदा रहते तो मुंह खोल सकते थे कि पैसा मैंने ही दबाया है। तुमने इस चक्कर में अपनी पत्नी को भी रास्ते से हटा दिया। शानू मुस्कुराई। हाँ, तुमसे शादी जो करनी थी। सारंगल ने गिलास खाली कर दिया। तब मैंने डैनी को भेजा था कि वो मेरी पत्नी को खत्म कर दे, परंतु वहां पहुंचते डैनी ने देवराज चौहान को भीतर जाते देखा तो डैनी ने मुझे फोन करके ये बात बताई। उसी पल मैंने अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि अगर देवराज चौहान उसे कोई तस्वीर दिखाकर पूछता है तो तस्वीर को मेरी ही तस्वीर बताना। मैं जानता था कि देवराज चौहान के पास पलांडे की तस्वीर थी और मेरी पत्नी तस्वीर को सारंगल की तस्वीर कहेगी तो देवराज चौहान परेशान हो जाएगा, उलझ जाएगा। ऐसा ही हुआ। और जब देवराज चौहान दोबारा मेरी पत्नी के पास यह पूछने पहुंचा कि उसने तस्वीर के बारे में गलत क्यों कहा, तो तब तक डैनी उसे खत्म कर चुका था। ऐसे में देवराज चौहान हर बात का शक अतुल पर ही कर रहा था, क्योंकि अतुल ने उसके हवाले सरंगल नहीं पलांडे किया था। देवराज चौहान की सबसे बड़ी शक की वजह यही थी। जो भी हो, देवराज चौहान यही सोचता रहा कि सारंगल को अतुल ने कैद कर रखा है। अतुल ने मेरे साथ मिलकर पैसे की गड़बड़ की है। मुझे मजा आता रहा और वो दोनों आपस में उलझे रहे। ऐसे में मैंने अतुल को खत्म करने की नहीं सोची। मैं चाहता था कि देवराज चौहान उस पर शक करता रहे और रवि गावड़े को भी यही कहे कि सब गड़बड़ अतुल ने ही की है। देवराज चौहान तो सोच भी नहीं सका होगा कि इस मामले का मास्टरमाइंड सारंगल है। तुम ग्रेट हो माय डियर हस्बैंड। शानू हंस पड़ी। लेकिन जब देवराज चौहान को मैंने इस मामले में ज्यादा दखल देते देखा तो तुम्हारे द्वारा देवराज चौहान को उस खाली इमारत में बुलाया और डैनी को वहां भेज दिया कि देवराज चौहान को खत्म कर दे, परंतु देवराज चौहान ने उसे वहां जबरदस्त टक्कर दी। शायद वो सफल हो जाता, परंतु सोहनलाल रिवॉल्वर के साथ वहां पहुंच गया और डैनी को वहां से निकल जाना पड़ा। डैनी ने भी कमाल का काम किया, शानू ने हंसकर कहा। डैनी 3 साल से मेरे लिए काम कर रहा है।
मेरे लिए वो मेरे उन दुश्मनों को ख़त्म करता है जो मुझे मारने की सोचते हैं, जिनसे मुझे खतरा होता है। बदले में मैं उसे तगड़ा पैसा देता हूँ। लेकिन इस बार डैनी मेरे बहुत काम आया। लोकेश, मोहित, विरमानी, महमूद और बख्शी को ख़त्म करके मुझे बड़ी राहत दी। बख्शी को भी? हाँ, बख्शी इटली में रवि गावड़े को ख़त्म नहीं कर सका और खान ने उसे पहचान लिया था। ऐसे में मैंने उसे मुंबई वापस आने को कहा और उसके आते ही मेरे इशारे पर डैनी ने उसी रात उसकी हत्या कर दी। अब सारा मामला ठीक हो गया। मुंबई में रवि गावड़े को बताने वाला कोई नहीं बचा कि सारंगल सलामत है और पैसा मेरे पास है। गावड़े अपने आप में उलझा सा बैठा होगा। कभी वो देवराज चौहान पर शक करता होगा तो कभी अतुल पर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि उसके इटली जाने के बाद मुंबई में हुआ क्या। वो बस परेशान होता हो रहा वो बस परेशान होता हो रहा होगा। मुझे तो मजा आ गया ये सब सुनकर। मेरा हस्बैंड कमाल का है। मेरी पत्नी भी तो कम नहीं है। सारंगल हंस पड़ा। तुम मेरी जान हो और तुम मेरी, शानू ने कहा। अब पैसा कहाँ रखा है? 8 करोड़ 76 लाख डॉलर आज रात मॉरिशस पहुंच जाएंगे 6 सूटकेसों में। आज रात? वो कैसे? मैं सारा इंतजाम करके ही मुंबई से निकला हूं। कल मैंने डैनी को 6 सूटकेसों के साथ पानी के जहाज पर चढ़ा दिया था। आज रात वो जहाज मॉरिशस के समुद्र से निकलेगा तो डैनी को सूटकेसों के साथ बोट में उतार देगा। वहां पर बोट भेजने का इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। सारा इंतजाम करके आया हूं। जहाज कितने बजे मॉरिशस के समुद्र में डैनी को सूटकेसों के साथ उतारेगा? करीब 12:30 1 बजे। आधे घंटे में बोट उसे लेकर मॉरिशस के किनारे पहुंच जाएगी। बोट किस तरफ पहुंचेगी? उत्तर पूर्व के किनारे की तरफ। आज रात हमारी बहुत व्यस्त है। 8 करोड़ 76 लाख डॉलर मतलब कि 438 करोड़ रुपया हमारे पास पहुंच जाएगा। डैनी का इंतजाम मैं वहीं पर कर दूंगा। डैनी का इंतजाम? शानू ने सारंगल को देखा। हाँ, डैनी का जिंदा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। वो इकलौता इंसान है जो मेरी सारी योजना को जानता है और मैं नहीं चाहता कि रवि गावड़े कभी ये जान सके कि क्या हुआ था 438 करोड़ की दौलत के साथ। मैं रवि गावड़े जैसे खतरनाक इंसान को मौका नहीं देना चाहता कि वो मुझे ढूंढे। डैनी को आज रात ही खत्म करके समुद्र में उसकी लाश फेंक दूंगा और हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तरंगल मुस्कुराया। बहुत मजा किया करेंगे। शानू भी मुस्कुराकर कह उठी। 12:30 1 बजने में भी काफी वक्त है। अगला दृश्य। रात का 1:40 मॉरिशस का वो समुद्री किनारा बेहद सुनसान जगह पर था। चंद्रमा पूरा निकला हुआ था। समुद्र चमक रहा था। लहरें उछल रही थी। मॉरिशस की जमीन पर भी चंद्रमा की भरपूर रोशनी थी। 1.25 घंटा पहले ही कार पर सारंगल और शानू वहां पहुंचे थे। तेज ठंडी हवा समुद्र से टकराती आ रही थी। शानू के बाल उड़ रहे थे जिसे वो बार बार बांधने लगती। तब से वो दोनों यहीं थे। कभी एक दूसरे का हाथ थाम लेते तो कभी एक दूसरे के गले लगते। बोट यहीं पर आकर लगेगी ना डियर हस्बैंड? शानू ने पूछा। बिल्कुल यहीं पर। सब कुछ तैयार कर रखा है मैंने। इतना पैसा हम कहाँ रखेंगे? मॉरिशस के एक प्राइवेट वॉल्ट में। मैंने वॉल्ट का 6x6 का एक कैबिन किराए पर ले लिया है। वो ठीक रहेगा पैसा रखने के लिए। वहां की सुरक्षा से मुझे तसल्ली है। परंतु मॉरिशस में हम ज्यादा देर नहीं रहेंगे। मैक्सिको सिटी में घर बनाएंगे। वो जगह हमारे लिए सुरक्षित है। वहां का कानून भी ज्यादा सख्त नहीं है। वहां हमें कोई पहचान भी नहीं सकेगा। कुछ ही दिन बाद हम मैक्सिको सिटी जाएंगे। वहां घर पसंद करेंगे, फिर सारा पैसा भी किसी न किसी तरह वहां ले जाएंगे। इंडिया को, मुंबई को हम पूरी तरह भूल जाएंगे। तुमने तो सब प्लान कर रखा है। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत खुश रहूंगी डियर हस्बैंड। शानू सारंगल से आ सटी।
तुम ही मेरी जिंदगी हो शानू। तरंगल ने एक हाथ उसकी कमर में डाल लिया। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ, शानू प्यार से बोली। वो देखो, एकाएक सारंगल के होंठों से निकला, बोट आ रही है। शानू उससे अलग हो गई, समुद्र में देखा। समुद्र की सतह पर एक छोटा सा धब्बा उभरा था और चंद्रमा की रोशनी में धीरे धीरे वो धब्बा स्पष्ट होने लगा था। वो बोट ही थी जिसकी लाइटें बंद थी। धीरे धीरे धब्बा बड़ा हो रहा था। स्पष्ट था कि बोट किनारे की तरफ बढ़ती आ रही थी। 438 करोड़ आ गया हमारा, तरंगल हंसकर कह उठा। 8 करोड़ 76 लाख डॉलर, शानू ने भी खुशी से कहा। दोनों की निगाहें उधर ही थी। धब्बा बड़ा होता जा रहा था। फिर वो वक्त भी आया जब चंद्रमा की रोशनी में बोट का आकार स्पष्ट दिखाई देने लगा। डैनी को अभी खत्म करोगे, शानू ने पूछा। हाँ अभी, और बोट वाला उसकी लाश समुद्र में फेंक आएगा। डैनी का अब जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं, सारंगल ने शांत स्वर में कहा। डैनी के खत्म होते ही हम पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। अगले 5 मिनट में बोट किनारे पर आ लगी। सारंगल की आंखें खुशी से चमक रही थी जबकि शानू सतर्क दिखने लगी थी। तभी बोट पर कोई नजर आया। चंद्रमा की रोशनी में वो स्पष्ट दिखा। वो वही भूरी आंखों वाला हत्यारा था। उसने बोट से छलांग लगाई और किनारे के पानी में कूदा और कदम उठाता जमीन पर आ पहुंचा। तब तक सारंगल उसकी तरफ बढ़ता हुआ कह उठा। हेलो डैनी, कैसे हो? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? सब ठीक रहा, भूरी आंखों वाले डैनी ने धीमे स्वर में कहा। चंद्रमा की रोशनी जब सीधी उसके चेहरे पर पड़ती तो उसकी भूरी आंखें स्पष्ट तौर पर चमकती दिखाई देती। पास पहुंचकर सारंगल ने उसे गले लगाया, जबकि डैनी में गले लगने जैसा उत्साह कुछ नहीं था। तुमने सब काम बढ़िया ढंग से कर डाले। कितने सूटकेस हैं? सारंगल ने पूछा। 6, वो धीमे स्वर में बोला। शानू भी करीब आ पहुंची थी। डैनी ने शानू को देखा। शानू, ये डैनी है, मेरा खास और प्यारा आदमी, सारंगल ने जैसे परिचय करवाया। हेलो, शानू ने कहा। डैनी ने जवाब में सिर्फ सिर हिला दिया। तभी बोट पर एक और आदमी दिखा। जाको, सारंगल ने ऊंचे स्वर में कहा। ठीक हो? बढ़िया सर। सूटकेसों को बोट से निकालकर किनारे पर रखो, तुम्हें बहुत बढ़िया इनाम दूंगा। थैंक यू सर, बोट पर से जाको ने ऊंचे स्वर में कहा और भीतर की तरफ चला गया। डैनी शांत खड़ा था। थक गए हो? सारंगल ने पूछा। नहीं सारंगल साहब, डैनी कभी नहीं थकता। कोई हुक्म हो तो कहिए, डैनी ने शांत स्वर में कहा। अब कुछ नहीं, कोई काम नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, सारंगल ने कहा और रिवॉल्वर निकालकर डैनी पर तान दी। डैनी का चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। रिवॉल्वर देखते ही उसकी भूरी आंखें अस्थिर सी हो गई। फिर रिवॉल्वर से नजरें हटाकर उसने सारंगल को देखा। मुझे दुख है डैनी, पर तुम्हें मारना पड़ेगा, इसी में मेरा भला है, कहने के साथ ही सारंगल ने ट्रिगर दबा दिया। पिट। खाली चैम्बर घूमने की आवाज उभरी। गोली नहीं चली। सारंगल ठगा सा खड़ा रह गया। पिट पिट। सारंगल ने हड़बड़ाकर 2 बार एक साथ ट्रिगर दबाया, परंतु इस बार भी गोली नहीं चली। उसके बाद सारंगल पागलों की तरह ट्रिगर दबाता चला गया। गोली एक भी न चली। चैम्बर खाली था। डैनी उसके सामने वैसे ही शांत खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? सारंगल ने चीख कर कहना चाहा। तभी सारंगल की कमर से रिवॉल्वर आ लगी। सारंगल के शरीर को करंट लगा और वो वहीं जड़ हो गया। मेरे प्यारे हस्बैंड, शानू का जहरीला स्वर उसके कानों में पड़ा। गोलियां तो मैंने तभी निकाल ली थी जब तुम बेड पर जीत का जश्न सेलिब्रेट कर रहे थे मेरे साथ। तुम? सारंगल अजीब स्वर में कह उठा। शानू, तुम ये क्या कर रही हो? मेरे बूढ़े हस्बैंड, शानू कड़वे स्वर में कह उठी। तेरा मेरा क्या मेल? तू 52-55 का और मैं 26 की।
बीच रास्ते में ही तू हाँफने लगता है। 2 साल बाद तेरी रेस खत्म हो जाएगी। तेरे में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रही। तेरे साथ तो मैं नोटों के लिए थी, अब नोट आ गए तो तेरी कहानी भी खत्म। बाय बाय मेरे बूढ़े हस्बैंड, मैंने तेरे को बहुत मौज करा दी। इसके साथ ही धाएं फायर की आवाज उभरी। सारंगल के शरीर को झटका लगा। शानू उससे 3 कदम पीछे हट गई। रिवॉल्वर अभी भी उसके हाथ में थी। ये शानू, सारंगल के होंठों से फटा फटा स्वर निकला। ये तूने क्यों किया? ये मैंने डैनी के लिए किया। 2 सालों से मैं और डैनी एक दूसरे को चाहते हैं। वैसे तो मैं कब की डैनी के साथ चली गई होती, परंतु मैं तेरे इरादे जानती थी कि तू रवि गावड़े की बड़ी दौलत पर हाथ मारने का इरादा रखता है। जब ये बात मैंने डैनी को बताई तो डैनी ने मुझे उस दिन का इंतजार करने को कहा जब तू रवि गावड़े के पैसे पर हाथ डाले। 2 साल लगा दिए तूने ऐसा करने में, समझा क्या? पर तूने मेरे से शादी की तेरा भरोसा पूरी तरह जीतने के लिए। शानू ने दांत भींचकर कहा और रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा करते हुए पुनः फायर कर दिया। गोली सारंगल की पीठ में लगी और वो नीचे जा गिरा। डैनी ने अपने कपड़ों में से चाकू निकाला, उसे खोला और नीचे पड़े सारंगल का गला एक ही झटके में काटा। सारंगल तड़पा और शांत पड़ गया। डैनी उसके कपड़ों से चाकू साफ करने लगा। तभी बोट से जाको की आवाज आई। क्या हो रहा है? सब ठीक है, शानू ने ऊंचे स्वर में कहा। तुम सूटकेस बोट से निकालो और मोटा इनाम लो। ओके मैडम, कहकर जाको बोट में वापस चला गया। डैनी ने चाकू जेब में रखा और शानू को देखा। चंद्रमा की रोशनी में उसका मुस्कुराता चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। शानू भी मुस्कुराई और रिवॉल्वर फेंकते हुए दौड़ी और डैनी की छाती से आ लगी। डैनी ने उसे बाहों में भर लिया। आखिर हमने बाजी मार ही ली। शानू ने उसकी छाती पर चूमा। तुमने सारंगल के रिवॉल्वर से गोलियां निकालकर अच्छा किया, डैनी शांत स्वर में बोला। मुझे गोलियां निकालनी पड़ी क्योंकि उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो तुम्हें खत्म करने वाला है। मैं तुम्हें कैसे मारने देती डैनी? तुम तो मेरे सब कुछ हो। इसी वक्त के लिए तो मैं सारंगल को सहती रही। सब ठीक हो गया शानू। हाँ, अब हम मेक्सिको सिटी जाएंगे, वहां घर लेंगे। मैं और तुम, हमारा परिवार होगा। हम मजे से। एकाएक शानू की पीठ पर डैनी की पकड़ सख्त होती लगी। क्या हुआ? शानू ने सिर उठाकर डैनी के चेहरे को देखा, परंतु तब डैनी आसपास देख रहा था। शानू की निगाह भी घूमी। अगले ही पल उसका दिल धड़कना थम सा गया। चंद्रमा की रोशनी में वो 6 लोग चमक रहे थे, जो कि इधर उधर फैले उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो देवराज चौहान, नगीना, सोहनलाल, रवि गावड़े, अतुल और खान थे। डैनी सर्द निगाहों से सबको देखने लगा, जबकि शानू की आंखें फैल चुकी थी। ये कौन है? शानू के होंठों से घबराया सा स्वर निकला। देवराज चौहान और उसका साथी सोहनलाल। डैनी होंठ भींचे के उठा। रवि गावड़े और अतुल, ये यहां कैसे आ गए? शानू के होश गुम हो गए थे। डैनी वहीं खड़ा कठोर निगाहों से सबको देख रहा था। शानू छिटक कर डैनी से अलग हो गई। वो सब करीब 10 कदमों की दूरी पर आकर ठिठक गए थे। नगीना, सोहनलाल, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, बोट पर जाओ, कहीं यहां गड़बड़ देखकर बोट वाला बोट को भगा ना ले जाए। नगीना और सोहनलाल तुरंत बोट की तरफ दौड़ पड़े। रवि गावड़े और अतुल ने रिवॉल्वरें थाम रखी थी। रुख उन दोनों की तरफ ही था। तुमने अपने फोन से मुझे मिस्ड कॉल दी थी, देवराज चौहान ने शानू से कहा। क्या वो कॉल चली गई थी? शानू के होंठों से निकला। मिस्ड कॉल क्यों दी? वो गलती से हो गया था। शानू का सर कांप रहा था। मैंने फोन का स्विच ऑफ कर रखा था कि मॉरिशस में मुझे अचानक ही उस फोन का ध्यान आया, तो मैंने यूं ही उसे खोल कर देखा।
उससे आखिरी कॉल मैंने तुम्हें की थी और गलती से फ़ोन का कॉलिंग स्विच दब गया था। मुझे पता ही नहीं चला और तुम्हें कॉल लग गई, लेकिन मैंने तो फ़ौरन ही कॉल काट दी थी। तब तक मुझे मिस्ड कॉल आ गई थी और उसी के दम पर मैं मॉरिशस पहुंचा। तुम्हें ढूंढा और अब रवि गावड़े और अतुल के साथ यहाँ हूँ। तुम्हारा नंबर तो मुंबई का था, फिर ये मॉरिशस में कैसे काम कर गया? मैंने इस नंबर को इंटरनेशनल रोमिंग करा लिया था। यह नंबर मेरे लिए लकी लकी रहा था हमेशा। इस नंबर से मुझे प्यार था। मैं अभी इस नंबर को बंद नहीं करना। लकी? इस वक्त इसी नंबर से दी गई मिस्ड कॉल की वजह से फंस चुकी हो तुम। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। तारंगल ने बहुत गहरा खेल खेला। हम सब कुछ जान चुके हैं। सारंगल को मैंने मार दिया, शानू जल्दी से बोली। ये देखो, ये मरा पड़ा। तभी रवि गावड़े ने रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और फायर कर दिया। गोली डैनी को लगी और वो उछलकर नीचे गिरा। शानू के होंठों से चीख निकल गई। एकाएक पलटकर वो दौड़ी, परंतु तब तक अतुल एक के बाद एक 3 फायर शानू पर कर चुका था। 25 कदम दूर शानू को रेत पर गिरते देखा तो अतुल उसी की तरफ बढ़ गया। रिवॉल्वर थामे रवि गावड़े नीचे गिरे पड़े डैनी के पास पहुंचा। डैनी के होंठों से मध्यम सी कराह निकल रही थी। गावड़े ने रिवॉल्वर की नाल उसके सिर से सटाई और फायर कर दिया। डैनी शांत पड़ गया। रवि गावड़े सीधा खड़ा हुआ और कुछ दूर खड़े खान से कहा, बोट से सारा पैसा नीचे उतरवाओ। खान बोट की तरफ बढ़ गया। उसने देखा कि बोट वाला 2 सूटकेसों को बोट से उतारकर किनारे पर रख चुका है। नगीना उसके साथ हाथ बटा रही है। सोहनलाल बोट पर चौकस खड़ा इधर ही देख रहा था। तभी एक और फायर की आवाज आई। देवराज चौहान और रवि गावड़े ने फायर की आवाज की तरफ देखा। वहां अतुल और शानू थे और अब अतुल वहां से वापस आता दिखा। रवि गावड़े ने रिवॉल्वर वापस अपनी जेब में रख ली थी। अगला दृश्य। मॉरिशस के एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाले प्लेन ने उड़ान भरी और आकाश की ऊंचाइयों की तरफ उठने लगा। प्लेन में देवराज चौहान, नगीना और सोहनलाल भी थे। ये अगले दिन की 12 बजे की उड़ान थी। तभी घोषणा हुई और प्लेन के यात्री सीट बेल्ट खोलने लगे कि सोहनलाल कह उठा, रवि गावड़े, अतुल और खान भी इसी प्लेन में हैं। कहाँ? देवराज चौहान ने नजरें घुमाई। पीछे, करीब 15 कदम पीछे सीटों पर बैठे हैं, सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान ने सिर हिलाया और उठता हुआ बोला, मैं अभी आया। देवराज चौहान पलटा और पीछे की तरफ चल पड़ा। एक साथ बीच की 3 सीटों पर वो बैठे नजर आ गए। उन तीनों ने भी देवराज चौहान को देख लिया था। देवराज चौहान उनके पास पहुंचकर ठिठका और अतुल से कह उठा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं सही कह रहा था। तुमने सुरेश पलांडे को ही मेरे को दिया था, तो तुमने कौन सी कसर छोड़ दी? अतुल ने सड़े स्वर में कहा। तुम तो कह रहे थे कि 438 करोड़ की हेराफेरी मैंने ही की है और सारंगल को कहीं कैद कर रखा है, उसे मार दिया है। अगर तुमने सारंगल को ही मेरे हवाले किया होता तो मैं तुम पर कभी शक नहीं करता। वजह ही नहीं थी। अतुल 2 पल देवराज चौहान को देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तब मैं सारंगल के प्लान का शिकार हो चुका था और सोच भी नहीं सकता था कि जुल्का, लोकेश, विरमानी और महमूद सभी गद्दारी पर उतर चुके हैं। मैं अभी तक संभल नहीं पा रहा हूं कि सारंगल ने इतना जबरदस्त खेल खेला। अगर तुम्हें मिस्ड कॉल ना आती तो ये सब कुछ वक्त की गहराइयों में खो जाना था और हमें कभी भी पता नहीं चलता कि असल में क्या हुआ था। देवराज चांद ने रवि गावड़े से कहा, तुम इतनी जल्दी मुंबई से चल पड़े? तुम इतनी जल्दी मुंबई चल पड़े? 438 करोड़ का क्या इंतजाम किया? वो सप्ताह तक मुंबई पहुंच जाएगा। मॉरिशस में मेरे काफी कांटेक्ट हैं। पैसा संभाल लिया गया है, रवि गावड़े ने कहा। तभी पास से निकलती एयर होस्टेस देवराज चांद से बोली, प्लीज आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। कहते हुए वो आगे निकल गई। देवराज चांद पलटकर जाने लगा तो रवि गावड़े ने कहा, मुंबई में मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। देवराज चांद ने हाथ हिलाया और मुस्कुराकर अपनी सीट की तरफ बढ़ गया।
और ये बकवास कहानी समाप्त।